ओके बच्चे, इफ़ आई टॉक टू यू अबाउट टुडे सेशन, आज हम एक सेट डिस्कस कर रहे हैं। आपने आपकी क्लासेस जो हैं वो निधि मैम ले रही हैं, बट निधि मैम की इंस्ट्रक्शंस जो मेरी मैम से बात हुई है और हमने कोलैब करके ये इंस्ट्रक्शंस पास किए अपनी क्लासेस में कि जब भी हम पेपर स्टार्ट करेंगे तो हम पेपर जो है वो सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन सी के बाद हम सेक्शन बी करेंगे और एंड में हम सेक्शन सी कर रहे होंगे, सेक्शन ए कर रहे होंगे। तो बच्चे, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम सेक्शन सी पहले करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले सेक्शन सी आपके सामने रखूंगा। जो आप अपने एग्जाम से पहले प्रिपेयर करेंगे वो कौन सा सेक्शन होगा बच्चे? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड, जिसे आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। व्हाट वुड बी दिस सेक्शन? कौन सा बच्चे? सेक्शन ए। नहीं, आप एग्जाम से पहले जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे वो सेक्शन सी पढ़ के जाएंगे। सेक्शन ए में तो क्या आ रहा है आपको नहीं पता, राइट? बट लिटरेचर इज देयर। आपका जो सेक्शन सी है वो 30 मार्क्स का है, आपका जो सेक्शन बी है वो 30 मार्क्स का है, और जो सेक्शन ए आपका आएगा बच्चे वो आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो लिटरेचर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, तो इसलिए जब आप अपना बेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे उस सेक्शन से जो आपका सेक्शन आता है, अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपको बूस्टअप होता हुआ नजर आएगा। सेक्शन सी कंप्लीट करने के बाद आप सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं जो आप पढ़ के जाएंगे घर से? क्या पढ़ के जाएंगे? सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप फॉर्मेट्स पढ़ के जाएंगे, राइट? यस सर। आप सेक्शन बी को अच्छे से करेंगे विद राइट फॉर्मेट्स, आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। एंड बिलीव मी, वन सुपरिटेंडेंट विल बी कॉलिंग कि आपका 1 आवर इज लेफ्ट, तो इवेंचुअली आपको ये रियलाइज होगा कि हमने ऑलरेडी 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर दिया है। 60 मार्क्स कैसे? 30 मार्क्स का हमारा लिटरेचर का पेपर हो गया है और 30 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी का पेपर हो गया है। नाउ वी हैव ओनली वन आवर, हमें हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है जिसमें हम अपना सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए जब आप आराम से कंप्लीट करेंगे तो यू विल बी इवेंचुअली रियलाइजिंग दैट, मैंने ये अपने जो मेरी क्लासेस हैं, कॉमर्स हैं या साइंसेस हैं, वहाँ पे मैंने ये स्ट्रैटेजीज फॉलो की हैं और स्टूडेंट्स ने इम्प्लीमेंट किया, और स्टूडेंट्स के ये फीडबैक हैं कि दे आर एबल टू सेव देयर 20 मिनट्स। बफर टाइम जो है 20 मिनट, स्टूडेंट्स आर एबल टू सेव देम। अब बच्चे, जो 20 मिनट्स बचे हैं, ये 20 मिनट्स आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? ये 20 मिनट्स आप एडिटिंग पे यूटिलाइज करेंगे। एक बात से आप मुझसे एग्री करते हैं कि जब हम एडिटिंग करते हैं, क्या एडिटिंग एक अटेम्प्ट में आप सही से कर पाएंगे? नो सर। नो, आप नहीं कर पाएंगे। एडिटिंग को एक गो में कीजिए, जितना होता है उसे कंप्लीट कीजिए और उसे लास्ट के जो 20 मिनट्स आपके पास स्पेयर हैं उसमें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मगर 20 मिनट्स आप तभी स्पेयर कर पाएंगे जब आप सी बी ए के पैटर्न पे चलेंगे। अब हम दूसरे पैटर्न पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना पेपर शुरू किया सेक्शन ए से। क्या आपको पता है कि सेक्शन ए में कौन सा अनसीन पैसेज आएगा? नो सर। नहीं पता। क्या आपको पता है कि जिस पैसेज के आपको नोट्स बनाने हैं, समरी बनानी है, एब्रिविएशंस लिखनी है, वो कौन से पैसेज होंगे? नो सर। तो बच्चे, आप क्या करेंगे? हर एवरीवन, इवन व्हेन आई वाज इन माय 11th क्लास, आई यूज्ड टू रीड द पैराग्राफ या क्वेश्चन देख के आंसर ढूंढते हैं। वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इट टेक्स टाइम, राइट? अब हमने सेक्शन ए से स्टार्ट किया और ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, राइट? टाइम कंज्यूम हो गया। नाउ सुपरिटेंडेंट विल बी टेलिंग कि बेटा 90 मिनट्स और गॉन। 90 मिनट और गॉन के बाद हमने देखा कि हमारा पेपर कितना हुआ है और हमें रियलाइज हुआ कि अभी तक हमारा सेक्शन बी ही कंप्लीट हुआ है, सॉरी सेक्शन ए ही कंप्लीट हुआ है, और हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो पूरा पूरा रहता है। और प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हमने सिर्फ 20 मार्क्स का पेपर किया है और हमारा 60 मार्क्स का, मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स का हमारा पेपर जो है वो अभी भी रहता है। तो बच्चे, दिस इज माय एडवाइस टू यू ऑल, और निधि मैम भी यही एडवाइस करती है कि whenever you will be starting up with the paper,
स्टार्ट विद सेक्शन सी, देन कम टू सेक्शन बी, एंड लास्ट में सेक्शन ए को अटेम्प्ट करें, लास्ट में सेक्शन ए को अटेम्प्ट करें। इज इट क्लियर? आपका जो नेक्स्ट पेपर है, आप एक बार ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखिए और आप रियलाइज करेंगे कि डेफिनेटली इट इज प्रोडक्टिव एंड डेफिनेटली इट विल बी गिविंग यू बेनिफिट्स। ओके, आज हम एक सेट डिस्कस करेंगे और मैं इस सेट का सबसे पहले आई विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन सी। आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा आई विल डिस्कस विद यू। सो हमें ये पता चलेगा कि हमने इंग्लिश के रिवीजन कहाँ तक की है, हमारा होल्ड कौन कौन से चैप्टर में है, और जो चीज़ हमारा गैप है, यानी जो चीज़ हमें नहीं आती, हम उसको डिस्कस करके उसको ब्रिज अप करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट द रूल ऑफ माई क्लास इज एवरीवन मस्ट ओपन देयर कैमरास, नो वन विल सिट स्विचिंग ऑफ द कैमरास, राइट? सो सेक्शन सी में पोम्स जो हैं वो 10 मार्क्स की आती हैं। अब 10 मार्क्स को किस तरह से बाइफरकेट किया जाता है बच्चे? 10 मार्क्स में 4 मार्क्स आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज ए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो है, एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार which stands to tell gave me an answer as here translated, I am poem of earth, said the voice of rain, eternal I rise impayable out of the land and the bottomless sea। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, ये जो लाइंस हैं, स्टेंजा है, ये कौन से पोइम से लिए? The voice of the rain। वेरी गुड, द वॉइस ऑफ द रेन। और द वॉइस ऑफ द रेन के पोइट कौन है? Walt Whitman। Walt Whitman। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ये 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, राइट? ये जो स्टेंजा, इसमें स्ट्रेंज टू टेल का क्या मतलब है? स्ट्रेंज टू टेल व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंज टू टेल? Unusual and extraordinary answer given by the raindrops to the poet who asked who it was। परफेक्ट, वेरी वेल सेड। स्ट्रेंज टू टेल क्या है बच्चे? जब पोएट पूछता है हु आर दो, किससे पूछता है? रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, और रेन उसे रिप्लाई करती है सॉफ्ट फॉलिंग शार में। तो वो एक स्ट्रेंज है पोएट के लिए बताने में, क्योंकि उसे बहुत अलग सा फील हो रहा है कि एक जो रेन है वो उसे ह्यूमन वॉइस में रिस्पॉन्स बैक कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। इज इट क्लियर बच्चे? क्लियर है क्लास? आरुषि, तन्वी, अदर्स? ओके, गोइंग बैक टू सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट इज रेन टू द अर्थ एंड हाउ? रेन अर्थ के लिए क्या है और क्यों है? Who will answer? सर रिपीट करना। What is rain to the earth and how? Rain is the poem of the earth and it brings joy to the lives of the people। Very good. It is mentioned over there कि rain क्या है? Poem of the earth. The rain is a poem of the earth, right? The earth find its romantic mood and expression through the shower of earth। जब शार होता है तो अर्थ क्या होती है? रीजेवनेट कर जाती है ना? अर्थ में लाइफ आ जाती है। तो इसमें आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं, द अर्थ फाइंड इट्स रोमांटिक मूड एंड एक्सप्रेशन थ्रू द शार ऑफ द रेन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द रेन टेक इट्स बर्थ? रेन का बर्थ किस तरह से होता है? हु विल आंसर? It takes its birth from the land or the bottomless sea। वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है इथर्नल आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ लैंड एंड बॉटमलेस सी। इसका क्या मतलब है? वाटर साइकिल पढ़ा है सबने 10th में? यस सर। वाटर साइकिल कौन एक्सप्लेन करेगा? सान्या, बच्चे वाटर साइकिल पढ़ा आपने? यस सर। वाटर साइकिल क्या होता है बच्चे? सबसे पहले वाटर क्या करता है? इवेपोरेट करता है, ठीक है? इवेपोरेट के बाद क्या करता है? वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके
वो आसमान में जाता है, ठीक है। वहां पे कहां से जाता है? सी से। वहां पे जाके कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन में वो क्लाउड्स फॉर्म करता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन में वो रेन की फॉर्म में नीचे गिरता है। इट हैज बीन रिटन ओवर हियर, eternal rise impalpable out of the land and bottomless sea. How does the rain take its birth? ये आपने वाटर साइकिल के फॉर्म में समझाना है। Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Who is talking and to whom? क्या लगता है इस स्टेंजा में ये जो लाइंस हैं इसमें कौन बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है? तन्वी। रेन जो है The poet was talking to the rain. Okay. Sania, you were telling something? सर मैं भी ये बोल रही थी। क्या कहा बच्चे? मैंने सुना नहीं। I want you to answer. The poet is speaking to the rain. Class, you are switching off the cameras. That is not acceptable. I want everyone to switch on the cameras. Aji ma'am, please tell everyone to switch on the camera, please. No one is allowed to sit with switching off the camera, right? ये extract based question is clear to everyone? Is this question is clear to everyone? Yes, sir. Okay, coming to next question. ठीक है बच्चे, इसमें क्या है? Short answer type question would be coming and you need to answer 2 questions out of 3 questions. ठीक है, so my first question which has been there in the set, I will be discussing this question with you. मैं ये question आपके साथ discuss करूंगा। ये question कहता है has the poet got an answer to the question where did my childhood go from the childhood? इसका मतलब है क्या पोएट को अपने क्वेश्चन का आंसर मिला कि मेरा बचपन कहाँ चला गया? व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन बच्चे? कहाँ चला गया? हैव यू गॉन थ्रू दिस पोम चाइल्डहुड? यस सर। अगर आपने लास्ट स्टेंजा पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है द चाइल्डहुड कहाँ पे है? इन्फेंट की स्माइल में है। याद आया? It seems that the poet has got the final answer. He realizes that his childhood is lying hidden in the infant's innocent face and has been deliberately forgotten. वो बच्चे की मुस्कान में है, एक छोटे इन्फेंट के फेस में और ऐसी जगह में जहां पे उसे सब भूल चुके हैं। His lost childhood is lying hidden somewhere in the innocence which is present only over an infant's face. चाइल्डहुड कहाँ पे है? चाइल्डहुड इन्फेंट के फेस में। और इन्फेंट का फेस कैसा होता है? बच्चे कैसे होते हैं? हु विल आंसर? बच्चे इनोसेंट होते हैं। गॉट इट? क्लास, आपने रिवीजन स्टार्ट किए सबने? यस सर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू इन्फर द फादर विशेस टू हिज सन टू रिमेन एट होम विद हिम? दिस इज फ्रॉम फादर टू सन। फादर टू सन के पोइट का क्या नाम है? हु विल आंसर? सर एलिजाबेथ जेनिंग्स। वेरी गुड। दिस क्वेश्चन सेज हाउ कैन यू इन्फर, आप कैसे बता सकते हैं कि फादर विश कर रहा है, फादर चाह रहा है कि उसका बेटा जो है वो उसके साथ उसके घर में रहे? हाउ कैन यू से? कैसे बोल सकते हैं बच्चे? Can anyone give answer for this question? See, the father finds the son interest quite different. क्या होता है कि जैसे सन बड़ा होता है तो उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो अलग हो जाती हैं, और फादर को भी नहीं पता होता कि मेरे बेटे की लाइक्स क्या है, मेरे बेटे की डिसलाइक्स क्या है। He is homebound whereas the son is on the lookout for fresh avenue. अब फादर जो है वो अपने घर में रहना चाहता है, मगर जैसे ही बेटा बड़ा होता है वो अलग घर ढूंढना चाहता है, वो अपने फादर के साथ स्टे नहीं करना चाहता। एवेन्यू का मतलब होता है होम, राइट? ही एस्पायर्स फॉर ए वर्ल्ड ऑफ हिज होम। सन चाहता है कि वो अपना खुद का घर बनाए, खुद का वर्ल्ड क्रिएट करे, और फादर ये नहीं चाहता। फादर चाहता है कि उसका सन वापस आ जाए, उसके साथ रहे, और अगर वो प्रोडिगल रहना चाहता है तो he doesn't want his son to be prodigal. वो नहीं चाहता कि उसका सन जो है वो प्रोडिगल बने, बट he only wants कि उसका जो सन है वो उसके साथ एक ही घर पे रहे। अब यहां पे there is a word जो मैंने यूज किया है, prodigal। तो बच्चे what do you mean by prodigal? ये वर्ड जो है वो पोइम में यूज हुआ है। prodigal का क्या मतलब होता है?
prodigal का मतलब होता है खर्चालू, the person who spends more. बट फादर सेज, फादर कह रहा है कि आई ओके ठीक है, आई एम कंफर्टेबल इफ माई सन वुड बी प्रोडिगल, बट वो अंदर से नहीं चाहता, वो अंदर से यही चाहता है कि उसका सन उसके साथ वापिस आ जाए और उसके साथ रहे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सानिया, मुस्कान, ग्लोरी, if you will not respond we will move slow or class. Is it clear everyone? Yes, sir. Okay, now coming to the next question, though you are having options, आपके पास ऑप्शन होगी कि आप 3 में से 2 कर सकते हैं, बट हम सेट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. The question says the sea which appears to have changed less was their terribly transit feet. How does the poet contrast the girl terribly transit feet with the sea? There is a line, there is a phrase which is used in this poem. जो phrase कहती है the sea which appears to have changed less. जो sea है वो ऐसा पेड़ होता है कि उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है या बहुत कम बदलाव हुआ है. Was their terrible transit feet. मदर उसके जो कजन है उसके टेरिबल फीट को धो देता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट द गर्ल टेरिबल ट्रांजिट फीट विद द सी. आप इसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? पोएट में किस तरह से जो गर्ल के पाँव थे उसको सी के साथ कंपेयर किया गया है? हु विल आंसर? बच्चे हु विल आंसर? सर इसमें जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है ओवर द इयर्स. It shows a sharp contrast to the immortal human life, because human life is temporary and transient, whereas the sea symbolizes the permanence and immortality. वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू ग्लोरी. बच्चे ग्लोरी ने परफेक्ट आंसर दिया है. इसका ये है कि जो सी है वो इमॉर्टल है, सी कभी भी चेंज नहीं है, सी अनचेंज है. मगर जो फीट हैं वो समय के साथ एज पर द टाइम ड्यूरेशन इट चेंजेस, इट एजेस. राइट? सबको समझ में आया बच्चे? Yes, sir. Sunny, you want to say something? No, sir. Okay. So we are coming to the next question. Again, there would be short answer type from your hornbills. ये short answer type है जो आपको hornbill से आएंगे. Hornbill में आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं. तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, how did Sue hurt herself and how did she bear the injury? This question is from We Are Not Afraid to Die. ठीक है? This is from We Are Not Afraid to Die. To die. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सू को कैसे लगी और उसने अपनी इंजरी को किस तरह से बर्दाश्त किया, किस तरह से बियर किया, क्यों बियर किया. किसी को आता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई बच्चे? ओके. जब वेव आती है, बहुत बड़ी वेव आती है और जो नरेटर है वो भी इंजर्ड हो जाता है, राइट? उसकी रिब्स टूट जाती हैं, उसको सर में लगती है व्हील के साथ, और उसके बाद वो किसी तरह से वेव वॉकर में वापस आना मैनेज करता है. और पीछे से मैरी आती है. मैरी कहती है कि शिप में पानी भर गया है, और नरेटर कहते हैं ओके तुम व्हील संभालो, मैं देखता हूँ अंदर जाके. और लैरी और हर्ब जो हैं, जो 2 क्रूमैन हैं, लैरी एंड हर्ब, वो पंप आउट करते हैं पानी बाहर. मगर जो मोटर है उसके अंदर डर्मिस जम गया है, उसके अंदर सॉइल जम गया है. और जब वो मैनुअल मोटर लेने जाता है नरेटर, और रूम में देखता है कि उसके बच्चे हैं, और अपनी बेटी को कहता है, सू को कहता है हाउ आर यू, मगर सू रिएक्ट नहीं करती है. बट जैसे ही वो अंदर कैबिन में जाता है कि उसके बच्चे सही हैं या नहीं, सू उसको कहती है कि उसके हेड में लगी है और उसको आईज में भी बम्प हुआ है, उसको आर्म में भी कट आया है. बट वो अपने फादर को ज्यादा नहीं बताती, बिकॉज शी वॉन्ट्स हर फादर टू बी मोटिवेटेड सो दैट हर फादर कैन सेव एवरीवन फ्रॉम दिस डिफिकल्ट कंडीशन. ओके क्लास, समझ में आ रहा है सबको? Yes. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई आता है बच्चे? मुस्कान, इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? आई विल आस्क यू क्वेश्चन इन द एंड. दिस वन
इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है मुस्कान? No, sir. Okay. Coming to the next question. This is from the portrait of the lady Kushwant Singh Wala, very first chapter from your Hornbills. The question says that was the turning point in our friendship. What was the turning point? Who will answer? Turning So point the क्या turning था? point, the turning point between their relationship was when they both were shifted to the city house and the grandmother could not accompany him to school and nor help him with his studies. Very good. उससे क्या हुआ? ओके, बेसिकली जब ये विलेज में थे तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और जब ये विलेज में थे तो उनके पेरेंट्स जो थे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए सिटी में शिफ्ट हो गए थे. अब फाइनली पेरेंट्स ने क्या किया, इनको सिटी में शिफ्ट किया. खुशवंत सिंह जो कि ऑथर थे वो अब स्कूल बस में स्कूल जाने लगे. पहले कौन उनको स्कूल छोड़ने जाता था? ग्रैंड मदर, सर उनकी है ना, ग्रैंड मदर जाती थी. अब वो अपनी बस में जाने लगे, स्कूल बस में. स्कूल में रिलीजियस स्टडीज नहीं की जा रही थी. दे वर मोर एम्फसाइजिंग ऑन दी साइंटिफिक थिंग्स. स्कूल में डांस को, सिंगिंग को प्रमोट किया जा रहा था, और दादी माँ को ऐसा लगता था कि डांस और सिंगिंग जो है वो लो कम्युनिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो अब जब खुशवंत सिंह घर पे आके अपनी दादी माँ को स्कूल के बारे में बताता था तो दादी माँ हर्ट फील करती थी. तो खुशवंत सिंह ने इवेंचुअली अपनी दादी माँ को स्कूल की बातें बताना बंद कर दी. अब वो एक रूम में रहते थे मगर बात नहीं करते थे. और टर्निंग पॉइंट ये था जब वो सिटी में शिफ्ट हुए थे, तभी से ये चीज़ें जो थी इन दोनों में सेपरेशन आनी शुरू हो गई थी, ड्यू टू दीज रीजंस. गॉट इट बच्चे? Yes, sir. Okay. Now the next question lists the advantages in technology that have improved forensic analysis. Forensic analysis क्या होती है? This question is from Discovering Truth. But I really want to know from you all, forensic analysis क्या होता है बच्चे? Okay. अगर आपने डिस्कवरिंग चैप्टर पढ़ा है तो किस तरह से पता लगा था कि उसके रिब्स टूटी हैं, और बाद में कैसे क्लियर हुआ था कि मम्मी की कोई भी रिब्स नहीं टूटी हैं? कौन बताएगा? तो पहले सीटी स्कैन किया गया था ना. और फिर बाद में क्या किया था बच्चे? पहले एक्सरे किया था, बाद में सीटी स्कैन किया था. तो इसको, ये जब एक्सरे या जो सीटी स्कैन है, इसको फोरेंसिक एनालिसिस कहा जाता है. Got it? So the advances in technology have helped in improving forensic sciences. Many scientific tests, बहुत सारे टेस्ट जो थे वो मम्मी के ऊपर किए गए, बहुत से एक्सरेज किए गए, अल्ट्रासाउंड किए गए, सीटी स्कैन किया गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया, बायोप्सी किया गया, हर मेडिकल रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है वो बॉडी पे परफॉर्म किए गए, मम्मी पे परफॉर्म किए गए. तो इनमें हेल्प हुआ डायग्नोस करने में, जो कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फेच करने में हेल्प किया. तो ये क्वेश्चन जो आएगा इसको इस तरह से इसको आंसर करेंगे कि क्या क्या चीजें इस पे परफॉर्म हुई थी जिससे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो था उसे एक्सट्रैक्ट किया था. गॉट इट बच्चे? क्लास? Yes, sir. Okay. So next question is there. What question was read by Mr. L.K. Jha in the Brandt Commission report? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? Who will tell me? This one. What question was raised by Mr. L.K. Jha in the So Brandt? the ailing plan. Very good. Exactly. So what's the answer for the question? एल.के. झा की रिपोर्ट में, जो कि ब्रांड कमीशन रिपोर्ट था, उसमें क्या क्वेश्चन रेज हुआ था? Who will answer? इसमें ये क्वेश्चन हुआ था कि जो हमारा, ये सानिया, About the deteriorating health of the earth. very good, about the deteriorating of health of the earth, but who is responsible for it? Sir, we human.
Yes, and we are doing it for our own use and own sake, right? तो ये क्वेश्चन था कि इसको हमारे प्लैनेट को कौन डिटोरिएट कर रहा है और किस तरह से इसे डिटोरिएट किया जा रहा है, जिससे हमारा अर्थ जो है वो एज ए एलिंग प्लैनेट टैग हो गई है. इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर? शैल वी मूव? Okay, my next question. Why was Professor Gaitonde surprised to see the name of East India Company on an imposing building in Bombay? जब गायटुंडे पैरेलल वर्ल्ड में गए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देख के क्यों हैरान थे, क्यों सरप्राइज हो गए? कौन बताएगा? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में एग्जिस्टेंस 18th और 19th सेंचुरी में था बच्चे. गायटुंडे 20th सेंचुरी में थे और 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स वर नो लॉन्गर रूलिंग इंडिया. गॉट इट? क्योंकि 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल ही नहीं किया. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो ब्रिटिश रूल के अंडर था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कब रूल किया था? 18th और 19th सेंचुरी में. इसलिए ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एन इम्पोजिंग बिल्डिंग इन बॉम्बे. गॉट इट? यस सर. समझ में आया बच्चे? यस सर. मुस्कान, यू आंसर. क्यों हो गए थे गायटुंडे हैरान ईस्ट इंडिया कंपनी को देख के बॉम्बे में? फिर क्योंकि वो 18th और 19th सेंचुरी में रूल करती थी इंडिया पे, प्रेजेंट टाइम में नहीं करती थी. 20th सेंचुरी में नहीं करते थे. टुडे सेंचुरी इज 21st सेंचुरी. यू शुड बी वेरी थॉरो विद द सेंचुरीज विच यू विल बी राइटिंग ओवर देयर. राइट बच्चे? ओके, सो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे. माय क्वेश्चन टू यू, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है स्नैपशॉट का. सो हु स्टोल द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स एंड व्हाई? जो मुराद. Okay, very good. And how did they use the horse and what made them to return the horse to its true owner? उन्होंने हॉर्स को कैसे यूज किया और क्यों वापस उसके ट्रू ओनर को दे दिया? सर उन्होंने वापस इसलिए दे दिया था क्योंकि वो सब बहुत गरीब मतलब एक फैमिली से बिलोंग करते थे. उनकी फैमिली हॉनेस्टी के लिए जानी जाती थी, इसलिए उनको मतलब अपनी फैमिली का मतलब नाम नहीं खराब करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने वापस कर दिया था. वेरी गुड. और उन्होंने किस तरह से हॉर्स को यूज किया? ग्लोरी दुबे, बच्चे आंसर दिस क्वेश्चन. कैसे किया था बच्चे? सी, ये दोनों कजन्स थे, मुराद और आराम. इनको राइटिंग का शौक था. इन्होंने हॉर्स को जॉन ब्रायो से लिया था, बट इनका जो मोटिव था वो हॉर्स को बेचना नहीं था. अगर ये हॉर्स को बेच देते तो वो चोरी होती, मगर इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव था कि ये हॉर्स को राइड करना चाहते थे. राइट, बिकॉज दे बोथ वर हैविंग ए ग्रेट पैशन फॉर हॉर्स राइडिंग. इन्होंने हॉर्स को लिया. सुबह सनराइज से पहले जाते थे और जब सनराइज हो जाता था तो ये वापस आ जाते थे. ये हॉर्स को जब राइड करते थे तो हॉर्स को क्या बोलते थे? वजीर. वजीर का मतलब होता है रन, राइट? और हॉर्स को ये कहाँ पे रखते थे एवरी मॉर्निंग? कहाँ पे छुपाते थे? ये विनयार्ड में छुपाते थे. अब विनयार्ड का क्या मतलब होता है? जो अंगूर के खेत होते हैं ना, जहाँ पे अंगूर उगाए जाते हैं, उसे विनयार्ड कहा जाता है. ठीक है. तो एक दिन ये वापस आ रहे थे तो इन्हें देखा कि सामने जॉन ब्रायो है. ये जॉन ब्रायो को देख के रुक गए. जॉन ब्रायो ने कहा कि मेरा हॉर्स भी ऐसा मिलता जुलता है. तो उसने क्या किया? उसने कहा कि क्या मैं इस हॉर्स के टीथ चेक कर सकता हूं? तो मुराद कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकता, यू कैन चेक द टीथ. वो टीथ चेक करता है और कहता है कि हो सकता है ये मेरे हॉर्स का जुड़वा हो, बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू ए ट्राइब विच इज नोन फॉर ऑनेस्टी. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. मगर इनको रियलाइज होता है कि हमारा जो ट्राइब है
वो ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, मगर अगर किसी को पता लग गया तो हमारे फैमिली की और हमारे ट्राइब की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो इसलिए अगले दिन जाते हैं और हॉर्स को वापस छोड़ के, जॉन ब्रेव के बाद छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। इज इट क्लियर बच्चे? Yes, sir. यस सर। ओके, सो और में इसका एक और क्वेश्चन आया है, इट इज फ्रॉम एड्रेस। एड्रेस का क्वेश्चन कहता है द चैप्टर इज अबाउट एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आत्मगाथा। ठीक है। नोट एट वन लेवल while at another it portrays how futile the war is। ये आज के पेपर में भी क्वेश्चन आया था। फुटाइल का मतलब क्या होता है बच्चे, कौन बताएगा? ये एक ऑटोबायोग्राफी है चैप्टर जिसमें वॉर को फुटाइल बताया है। फुटाइल का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रक्टिव, राइट? व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग वॉर? इज इट ट्रूथफुल? क्या आपको सच में लगता है कि जो वॉर है वो डिस्ट्रक्टिव होता है? यस बेस सर। योर व्यूज ऑन चैप्टर द एड्रेस। इसको डिस्कस करो एज पर चैप्टर एड्रेस। आज के पेपर में भी ये क्वेश्चन था, तो व्हाट यू रोट, आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल। Sir, the war creates many physical difficulties as well as emotional sufferings हम्म, to the narrator of the chapter, the Margot Minko. She lost her mother during the war, and it faces many physical difficulties as well as emotional sufferings also. वेरी गुड। और बच्चे, वॉर इज ऑलवेज अनफॉर्चुनेट, राइट? व्हेन देयर इज अ वॉर इट कॉज डिस्ट्रक्शन, पीपल लूज देयर लाइफ, पीपल लूज देयर लव वंस, पीपल लूज देयर फ्रेंड्स, people have to displace from their own house, which is very difficult for a person to do so, right? जो कि ऑर्थर के साथ हुआ। अगेन एवरीथिंग वाज नॉर्मलाइज्ड, जब हर चीज़ें नॉर्मल हो गई, बट जो वाउंड था, जो दर्द था वॉर का, वो स्टिल वाज देयर इन द हार्ट ऑफ द ऑथर, राइट? शी यूज्ड टू हैव हर ओन हाउस, but now after the war she was living in a rented accommodation, so it creates trouble. So as a human we should love humans, we should promote non-violence, we should love with harmony without any destruction, so that together we can make this world a peaceful place to live without harming each other in any aspect. Got it बच्चे? आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है प्री वॉर और पोस्ट वॉर एड्रेस का, याद है? Yes, द sir. सेम क्वेश्चन बट विद अनदर लैंग्वेज, ए ट्विस्टेड लैंग्वेज हैज बीन शोकेस टू यू। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम होगी अब? No, sir. मुस्कान, एनी डाउट? तन्वी, हरसिमरनजीत, हाँ सर। नो सर। नदिश? Okay. Coming to next question. What has the author been trying to tell the reader in the story The Adventure? Is it possible for such a transition to occur? ऑथर जो है उसने रीडर को क्या मैसेज दिया है एडवेंचर में? क्या जो ये ट्रांजिशन थी फ्रॉम हिज प्रेजेंट वर्ल्ड टू ए पैरेलल वर्ल्ड, क्या ये पॉसिबल है? ओके, किस किसने दी एडवेंचर चैप्टर पढ़े? बच्चे, दी एडवेंचर पढ़ा है आपने? उसमें दो थ्योरीज के बारे में बात हुई है, एक हुई है क्वांटम थ्योरी में, एक हुई है कैस्टाटॉपिक थ्योरी के बारे में। अब यहाँ पे क्वांटम थ्योरी क्या होती है, कौन बताएगा? सर। यस बच्चे। क्वांटम थ्योरी क्या होती है बेटा? क्वांटम थ्योरी होती है जब एक बुलेट हम फायर करते हैं, हमें पता है कि बुलेट कहाँ पे जाएगा, बट उसका स्पीड हम मेजर नहीं कर सकते। वैसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए इस थ्योरी के बेस ये कहा गया है कि इट इज़ पॉसिबल कि एक ह्यूमन जो है वो टाइम ट्रैवल करके पैरेलल वर्ल्ड में चले जाए।
और यहाँ पे कैस्ट्रोटॉपिक थ्योरी भी कही गई है, और कैस्ट्रोटॉपिक थ्योरी ये कहा उसमें ये कहा गया है कि जैसे आई गिव यू एग्जांपल, हु वाज देयर इन द एडवेंचर, विश्वास राव, राइट। जब विश्वास राव ने अब्दालीज के ऊपर अटैक किया और अब्दाली ने विश्वास राव के ऊपर बुलेट फायर किया, उसका बुलेट जो था वो कान से होते हुए निकला। विश्वास राव की ट्रूप्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और बैटल कौन जीता? मराठास। बट दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जब विश्वास राव को बुलेट लगा, ही डाइड, जिसकी वजह से उसकी आर्मी का मोराल डाउन हुआ और बैटल कौन जीते? अब्दालीज। तो इन दोनों थ्योरी को आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकलिटी में देयर इज नो एविडेंस कि टाइम ट्रैवल जो है या दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन जो है वो वर्ल्ड में अक्कर होती है। सो डू वी हैव एविडेंस? वी डोंट हैव एनी एविडेंस। गॉट इट बच्चे? यस सर। ओके। The next question is, the story We Are Not Afraid to Die has a lesson. Optimism helps to endure direst stress. Do you agree? Why? Why not? The real life account of survival against impossible odds in We Are Not Afraid to Die is a story of courage, determination and optimism. Again, this is a textual question from your chapter. क्यों लगता है आपको कि ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है टू बीइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम। वेरी गुड। पॉजिटिव रहने से जो स्ट्रेस है वो किस तरह से इंड्योर होता है, किस तरह से कम होता है? हाउ कैन यू से? सी, इस चैप्टर में नरेटर, उसकी वाइफ मैरी, उसका बेटा जॉनथन और उसकी बेटी सुजैन, ये एक वो कर रहे थे। कहाँ से? ये प्लाईमाउथ से जा रहे थे, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया तक। ठीक है। जब ये केप ऑफ टाउन में पहुंचे तो इन्होंने 2 क्रू मेंबर को हायर किया। एक क्रू मेंबर था लैरी और दूसरा क्रू मेंबर कौन था? हर्ब। इनको क्यों हायर किया है? क्योंकि आर्थर को पता था कि हमें इंडियन ओशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इन्होंने 25 दिसंबर जो था वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर भी अच्छे से सेलिब्रेट किया, मगर 2 जनवरी को वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। वहाँ का जो वेदर था वो ख़राब हो गया। ठीक है। इन्होंने बहुत मुश्किल से वहाँ से मैनेज किया। इन्होंने वाटर को पंप आउट किया और अपने बच्चों के साथ ये डीमोटिवेटेड हो गए बीच में, स्पेशली द नरेटर, क्योंकि जो वेव वॉकर था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था और ही वॉज इन मेंटल ट्रॉमा के 2nd, 3rd और 4th जनवरी को, कि अगर हमें एक और तूफान हिट करेगा तो दे माइट लूज देयर लाइफ, राइट। बट इसके बच्चों ने इसे पंप अप रखा, इसे पॉजिटिव रखा। कैसे पॉजिटिव रखा? जॉनथन ने कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल टुगेदर। जो सू थी उसने कैरी कैचर्स दिए, जिससे फादर जो थे मोटिवेटेड हो गए एंड ही रियलाइज कि नहीं, आई हैव टू सेव माई फैमिली। तो उन्होंने जब मैप में देखा और गाड़ी अपनी जो वे वॉकर थी उसे एम्स्टरडैम की तरफ मोड़ दिया। एम्स्टरडैम जो था वो वहाँ से, जिस जगह में वो थे वहाँ से 165 किलोमीटर अवे था। थ्रू आउट दी ऑर्डर, मतलब कि जो इनका समुद्री यात्रा थी जिसे हम वो कहते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑन द बोर्ड इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन रिमेड होपफुल एंड चेयरफुल। इनको उम्मीद थी कि नहीं हम बच जाएंगे, हम एम्स्टरडैम में पहुँच जाएंगे। दे नेवर लूज देयर होप एंड देयर ऑप्टिमिज्म वॉज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू द नरेटर। और इनका यही होप, यही एटीट्यूड इस नरेटर को हेल्प किया और फाइनली दे रीच एम्स्टरडैम टू सेव देयर लाइफ। बच्चे चैप्टर्स पढ़े हैं सबने? यस सर। ओके। सो सेक्शन सी में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। Okay, we are moving to section B. Wait a minute. Let me open the question with you all. Okay. There is a question. The question says, prepare a graceful poster for the inter-school poetic recitation contest.
that the Hindi Sahitya Sabha of your school is organizing to celebrate the birthday of Munshi Premchand? एक्सक्यूज मी सर. Yes, बेटा. सर हमें पोस्टर में डायग्राम्स बनाना कंपलसरी है? बेटा पोस्टर में डायग्राम बनाना 150% कंपलसरी है, और वो भी पेन के साथ. ओके सर. गॉट इट? ओके. पेंसिल यूज नहीं करेंगे पूरे पेपर में. आप पेंसिल यूज नहीं कर सकते, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते, आप अपना नाम नहीं लिख सकते, आप अपने स्कूल का नाम एसपी स्मार्ट स्कूल नहीं लिख सकते. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ सर हम किसी का नाम अज्यूम तो कर सकते हैं? yes, you can assume, you can write a creative name. First you have to understand the question. अगर आपको डिटेल्स क्वेश्चन में दी है तो आप क्वेश्चन के डिटेल्स ही यूज करेंगे. अगर क्वेश्चन में डिटेल नहीं दी है then you will be creating a imaginary name. Is it clear? बच्चे क्लियर है सबको? ओके. ये क्वेश्चन कहता है कि आपके स्कूल में मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, ही इज अ पोएट, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आपके स्कूल में इंटर स्कूल पोएटिक रिसाइटेशन कंटेस्ट है. मतलब कि इंटर स्कूल जहाँ पे सभी आके पोइम्स, कविताएं वो रिसाइट करेंगे. इसके ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है. तो पोस्टर क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द ओकेजन? टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ मुंशी प्रेमचंद. हु इज सेलिब्रेटिंग? ये कौन सी एजेंसी सेलिब्रेट कर रही है? इट इज गिवन हियर. इट इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदी साहित्य सभा. सभा इज क्लब. ठीक है? ओके. स्कूल का नाम क्या है? गुरमत कन्या पाठशाला जम्मू. इनवाइट्स स्टूडेंट ऑफ अंबाला स्कूल टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल पोएटिक रेसिटेशन कंटेस्ट. ये कब हो रहा है? it is going to organize on coming Sunday, that is 17 अगस्त. क्या टाइम है? डिटेल. और कहाँ पे हो रहा है? स्कूल की प्रीमिसेस में हो रहा है. यानी when, कब हो रहा है, when and where, कितने बजे हो रहा है और कहाँ हो रहा है, इस चीज़ को आप लिखेंगे. ये आपका आर्ट है, राइट? और कौन इशू है? कौन इशूइंग अथॉरिटी है? द सेक्रेटरी ऑफ हिंदी साहित्य सभा. इस तरह से आप पोस्टर्स को क्लोज करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. द सेकेंड क्वेश्चन सेज यू आर ग्रेजुएट इन कॉमर्स. आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं जिसको जॉब चाहिए. आप एक एडवर्टीजमेंट लिखेंगे न्यूज़पेपर के लिए जिसमें आप अपने पर्टिकुलर्स, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसे मेंशन करेंगे. तो बच्चे जब हमें जॉब चाहिए होती है और हम इसका एडवर्टीजमेंट निकालते हैं तो उसका हेडिंग क्या आता है? जब हमें जॉब चाहिए तो उसकी हेडिंग हमेशा आएगी Situation wanted. वांटेड. और जब कंपनी जॉब निकालती है, जब एक कंपनी Position vacant. एग्जैक्टली, थैंक यू सान्या, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो बच्चे इसका हेडिंग जो है वो सिचुएशन वांटेड आएगा. एवरीथिंग हैज टू बी देयर इन अ बॉक्स. किस तरह से लिख सकते हैं? ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स सीक्स ए सुटेबल जॉब इन ए रिप्यूटेड फर्म और ए बैंक टू वर्क एज एन अकाउंटेंट क्लर्क. नो previous experience. That means the person who is applying for the job is complete fresher, right? Good knowledge of English and Hindi typing writing. Minimum pay accepted 15,000 per month. और आपने इसका कॉन्टैक्ट दे दिया. मगर यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग. आई वॉन्ट यू टू आइडेंटिफाई दैट थिंग. कॉन्टैक्ट जब आप देंगे, आप नाम के साथ एड्रेस तो देंगे मगर साथ में फ़ोन नंबर भी देंगे ताकि वन कैन कॉल यू immediately. ठीक है बच्चे? इवन यू कैन गिव योर ईमेल टू अलॉन्ग विद द फोन नंबर. फोन नंबर तो देना ही देना है. एड्रेस चाहे नहीं दो, फोन नंबर और ईमेल मैंडेटरी दे दीजिए. गॉट इट? Yes, sir. ओके. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यू आर केसर खुशी लिविंग एट C233 सेक्टर 5 राजबाग श्रीनगर. आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी और ये वॉशिंग मशीन कहाँ से खरीदी? स्टार मून इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि कहाँ पे? लाल चौक में, श्रीनगर में. और उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी. कुछ दिन बाद आपको एक कंप्लेन लेटर लिखनी है सेल्स मैनेजर को.
ये स्टेट करते हुए कि आपकी मशीन को रिपेयर किया जाए या रिप्लेस कर दिया जाए, और ये लेटर आपने लिखनी है 120 to 150 वर्ड्स में। तो सबसे पहले क्या आएगा, व्हाट इज दिस, सर सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस क्या है इसमें, यू आर केसर C233 राजबाग श्रीनगर, दिस इज द सेंडर एड्रेस। ठीक है, यू हैव टू लीव अ लाइन, आपने लाइन छोड़ी, डेट इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, आपने लाइन छोड़ी। अब आपका क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस। आप किसको लेटर लिख रहे हैं, सेल्स मैनेजर को। दी सेल्स मैनेजर, किसका सेल्स मैनेजर है, ये इंफॉर्मेशन दी है, द मून इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, लाल चौक श्रीनगर। बच्चे गलती आपने की है आज के पेपर में, आपने एड्रेस में पिन कोड नहीं लिखे हैं। पिन कोड लिखना इज मैंडेटरी, चाहे उसे इमेजिनरी लिखें बट पिन कोड जरूर ऐड करें। इसके बाद यू हैव टू स्टार्ट अप विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग वॉशिंग मशीन परचेज्ड ऑन 10th मार्च विद ऑर्डर नंबर। जब हम कोई चीज लेते हैं तो उसका बिल मिलता है बच्चे। यस सर। ओके, आई वांट टू आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है? यस सर। यस सर। ऑनलाइन शॉपिंग में आपका ऑर्डर नंबर आता है, यस सर। तो आपको यहाँ पे अपना ऑर्डर नंबर लिखना है। ठीक है, ताकि ये जो कंपनी है ये आप अपने सिस्टम में आपका ऑर्डर नंबर डाले और आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाए। ठीक है, लीव अ लाइन, स्टार्ट विद रिस्पेक्टेड सर, दिस इज टू ब्रिंग to your kind notice that I purchased an XYZ top load 16 kg washing machine of model this is from your store in लाल चौक on इस दिन खरीदी थी। However, ये कुछ दिनों से अच्छे से काम नहीं कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही है और इसका जो पानी है वो भी ड्रेन नहीं हो रहा, और मशीन जो है हर 15 मिनट के बाद स्टॉप हो जाती है या 15 मिनट के बाद बंद हो जाती है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली सेंड अ टेक्नीशियन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि एक जल्दी से टेक्नीशियन भेजे या मेरी मशीन को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी मशीन अभी भी वारंटी पीरियड में है। थैंक यू, लीव अ लाइन, यूर सिंसियरली द नेम एज पर द क्वेश्चन। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्रिएटिव नेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इट इज गिवन यू आर केसर और खुशी, तो आप यहाँ पे खुशी लिख के क्लोज करेंगे। इज इट क्लियर बच्चे? यस सर। ओके, इसकी और में एक और लेटर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और में द क्वेश्चन इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल विद एन एम टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सिटी रेजिडेंट्स। राइट अ लेटर रिगार्डिंग द सेम टू दी एडिटर ऑफ ए लोकल डेली हिंदुस्तान टाइम। यू आर रूबल ऑफ शक्तिनगर दिल्ली। आप कौन है? रूबल हैं, कहाँ के हैं? शक्तिनगर दिल्ली के हैं। आपको लेटर किसको लिखना है बच्चे, बताओ किसको लिखना है? एडिटर ऑफ लोकल डेली। वेरी गुड, एडिटर को लिखना है। लोकल डेली का मतलब होता है न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर? हिंदुस्तान टाइम्स का। क्यों लिखना है? क्योंकि आप उसको बताना चाहते हो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कि हम किस तरह से गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं। गॉट इट? एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन। यू हैव टू कीप योर आईज ओपन एंड माइंड एक्टिव व्हाइल गोइंग थ्रू द इंग्लिश पेपर। तो सबसे पहले क्या था, हम शक्तिनगर दिल्ली के थे, ये हमारा सेंडर एड्रेस आ गया, डेट आ गया, लीव अ लाइन। हमने किसको लिखनी लेटर? एडिटर को। किसका एडिटर है? टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का। क्वेश्चन में दिया है, पिन कोड लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। सर मैम, I am a resident of Shaktinagar and want to draw your attention towards the problem of improper garbage disposal in the area. मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे मोहल्ले में गार्बेज को बहुत ही गंदी तरह से डिस्पोज किया जाता है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता। Our neighbor is largely plugged with filthy and messy condition. प्लॉग का मतलब होता है कि हमारे जो नेबर हैं उन्होंने स्प्रेड किया हुआ है, हमारे जो मोहल्ले का जो कंडीशन है उसको मेसी बनाया हुआ है। द स्ट्रीट्स आर अनस्वेप्ट, जो हमारी स्ट्रीट है वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती, रोड जो है वो गीली रहती हैं, गार्बेज कैन जो हैं वो ओवरलोडेड रहते हैं। ठीक है, और लोगों को पता ही नहीं है, दे लैक इन देयर सिविल अवेयरनेस। इट कॉज ए स्ल्यू ऑफ इलनेस। स्ल्यू का क्या मतलब होता है? वैरायटी, जिससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। डिस्पाइट पोस्चर एंड
placards reminding people of their social duty, they continue to pollute the area. हमने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं मगर फिर भी लोग जो हैं वो गंदगी फैला रही हैं. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एड्रेस द इशू ऑफ गार्बेज डिस्पोजल इन ए सेंसिबल मैनर. एक सिटीजन की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गार्बेज को अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, बिकॉज क्लीननेस इज ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, है ना. अपने एरिया को साफ करना. तभी देर इज ए अभियान विच इज बीइंग रन बाय मोदी गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत अभियान. सबने सुना स्वच्छ भारत के बारे में? यस सर. वी शैल मेक दिस अपील टू द जनरल पॉपुलेशन. हम सभी जनरल पॉपुलेशन को अपील करते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर. आप ये भी लिख सकते हैं कि सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए और अपने एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि डेंगू नहीं होता, राइट प्रोनाउंसिएशन इज डेंगी चिकनगुनिया जैसी बीमारियां नहीं फैले और बच्चे जो हैं और बड़े जो हैं वो बीमार ना पड़े. लीव अ लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी. थैंक यू. लीव अ लाइन. देन यू हैव टू राइट योर फेथफुली. द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाम क्या था? इट इज गिवन ओवर हियर. यू आर रूबल. रूबल कौन है? रेजिडेंट है. योर लेटर टू द एडिटर इज फिनिश्ड. बच्चे समझ में आया? यस सर. फॉर्मेट्स क्लियर हैं सबको? यस सर. ओके. और ईमेल आपको पर्सनल ईमेल आएगा, आपका ऑफिशियल ईमेल नहीं है. ईमेल का एक ध्यान रखना आपने, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए. और अगर आपका सीक्वेंस भी खराब होता है तो यू विल डेफिनेटली लूज योर मार्क्स, राइट. द क्वेश्चन सेज राइट अ ईमेल. आपको एक ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड को. उसको बताना है किसके बारे में? चेंज के बारे में. कौन सी चेंज? कि आपके ब्रदर की जो मैरिज सेरेमनी थी उसकी डेट जो है वो चेंज हो गई है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न कर लीजिए. FDTCS और डेट के सामने क्या आएगा? टाइम. F टाइम नहीं लिखी फ्रॉम. बच्चे कुछ कह रहे हो आप? सर. अगर टाइम नहीं लिखे बच्चे टाइम तो नहीं फिर भी लिखेंगे गलती तो आपका एक मार्क्स जो है वो कट जाएगा. ओके. F फ्रॉम, D डेट, T टू, CC को ऐसे ही छोड़ते हैं. सब्जेक्ट और जहां पे डेट लिखेंगे उसके बिल्कुल सामने यू हैव टू राइट टाइम. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. जब भी आप पर्सनल ईमेल शुरू करेंगे या पर्सनल लेटर शुरू करेंगे तो आप हमेशा डियर का यूज करेंगे, ठीक है. और सेंड करेंगे योर फ्रेंडली, योर लविंग फ्रेंड या विद रिगार्ड्स. आप इसको अपने माइंड में रखिए और क्लोज आप जब भी करेंगे ईमेल को, पर्सनल ईमेल को, तो विद रिगार्ड से ही इसे क्लोज करेंगे. बॉडी किस तरह से लिख सकते हैं मैं बॉडी डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ. सॉरी. आई हैव टू इन्फॉर्म यू डैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर हैज बिन पोस्टपोन. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई की जो मैरिज सेरेमनी है वो पोस्टपोन हो चुकी है फ्रॉम 11 to 14 अक्टूबर, 11 से 14 अक्टूबर को, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस. कोई सर्कमस्टांसेस हैं, कोई भी हो सकता है. रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी अकॉर्डिंग टू 14 अक्टूबर नाउ. जो बाकी के प्रोग्राम. एक्सक्यूज मी सर. यस तन्वी. सर हम इसको थैंक यू सेंड कर सकते हैं? बच्चे थैंक यू से आप कर तो सकते हैं, बट वहां पे योर्स लविंग फ्रेंड इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट. अगर आपने योर्स लविंग फ्रेंड ने लिखा तो आप वहां पे विद रिगार्ड्स लिखेंगे, एल्स यू विल लूज योर 1 मार्क. आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो थैंक यू से एंड किया बच्चे, इसलिए यू आर आस्किंग. यस सर. बेटा गलत हो गया वो. थैंक यू लिखे यू हैव टू क्लोज विद रिगार्ड्स और योर लविंग फ्रेंड. ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट टाइम गलती मत करना. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. बच्चे ईमेल क्लियर है सबको? यस सर. Okay. Coming to next question. The next question says the world that we are living is in under a great threat of extinction. Large scale population deforestation and industrialization are suffocating the environment. You as a concerned citizen want to share the cause and effect of global warming. आपको ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज जो हैं वो शेयर करने हैं. यू वुड ऑल्सो लाइक टू गिव फ्यू सजेशन. आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं ऑन हाउ टू कंट्रीब्यूट टू मेकिंग ए बेटर वर्ल्ड एज एजाज. आप क्या हैं? एजाज हैं या आप इरम बशीर है,
हेड गर्ल हेड बॉय हैं आप स्कूल के, आपको स्पीच लिखनी है जो कि आप अपनी मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट कर रहे होंगे, और आपकी स्पीच की जो हेडिंग है वो होगा द हैजार्ड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो स्पीच का क्या फॉर्मेट है, बहुत से बच्चों ने हेडिंग सेंटर में प्लेस नहीं किया आज के पेपर में, राइट। स्पीच की ओपनिंग लाइन्स और क्लोजिंग लाइन सेम रहती है बच्चे, स्पीच में जज नहीं होता। You can start. Good morning, respected principal sir, worthy teachers, and my dear friends. Today, I, Ejaz, head boy of the school, is going to present my views on the given topic, that is the hazards of global warming. और उसके बाद आप अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो आप इसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हियरिंग मी नाइसली, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश यू ए ग्रेट डे ahead. Don't write thank you for giving me opportunity to speak in front of you. That is wrong. आपको कोई opportunity नहीं दे रहे हैं. You are speaking and you are presenting your thoughts in front of everyone. It has to be there for 200 to 250 words. Clear है बच्चे? बच्चे स्पीच में किसी को कोई प्रॉब्लम? हेडिंग सेंटर में आएगा, ओपनिंग लाइन सेम रहेगी, क्लोजिंग लाइन सेम रहेगी। ओपनिंग लाइन में टॉपिक जो है वो चेंज होगा एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड। बच्चा, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो इसके और में एक हमें रिपोर्ट मिली है जो कि स्कूल रिपोर्ट है। द क्वेश्चन सेज यू आर मोहित ममता, आप मोहित या ममता हैं, आप सेक्रेटरी हैं इको क्लब के, ठीक है। आपने रिसेंटली एक इवेंट सेलिब्रेट किया था, ट्री प्लांटेशन वीक। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है स्कूल मैगजीन पे। बच्चे, क्वेश्चन पहले भी आया था और आपने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, आपने रिपोर्ट को प्रेजेंट टेंस में लिख दिया था। दैट इज रॉन्ग। रिपोर्ट हैज टू बी रिटन इन विच टेंस? पास्ट। वेरी गुड, पास्ट। आप यहाँ पे पोल्यूशन को नहीं, सॉरी, इसमें एफॉरेस्टेशन को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको द ट्री प्लांटेशन वीक एज ए इवेंट जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। गॉट इट? इसका एक फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग सेंटर में लिखें जिस तरह से लिखी है ये, उसके बाद लीव अ लाइन, बाय लाइन। बाय लाइन में क्या आता? नेम। नेम क्या है क्वेश्चन में, कौन बताएगा? As per the question, what is name to be used in the byline? So, मोहित। मोहित का डेजिग्नेशन क्या है? सेक्रेटरी, राइट, सेक्रेटरी। लेवल लाइन स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट। फर्स्ट बॉडी पार्ट जो है, जो पैराग्राफ 1 है, उसमें 5 W's यूज करो। 5 W's क्या होते हैं मुस्कान? 5 W's क्या होते हैं बच्चे? 5 W's होते हैं what, when, where, why, who। क्या था? ट्री प्लांटेशन वीक था। कब था? पिछले हफ्ते था। कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? स्कूल के ग्राउंड में सेलिब्रेट हुआ। कौन आया था? स्कूल के ट्रस्टीज जो थे वो चीफ गेस्ट थे। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वी सेलिब्रेटेड ट्री प्लांटेशन वीक ऑन दिस। कब हुआ था? 25 जुलाई को। क्या था? ट्री प्लांटेशन वीक था। द मेंबर्स ऑफ इको क्लब वर कंग्रेचुलेटेड प्रोफेशनली, ठीक है। एज आई द सेक्रेटरी ऑफ क्लब वॉज सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट वर प्रोडक्टिव, वी हैड प्लान टू इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 12th in some way or other. Each class was asked to do some research and choose a plant. Each class was allotted a patch of land in the school garden which they had to prepare according to the needs of their chosen plant. The school provided the plant. आप इसको इसमें चेंज करके और इजी लिख सकते हो। क्या था? ट्री प्लांटेशन वीक था। It was organized last week. It was organized in the school premises only. The member of Eco Club has allotted a pass to each and every student who were participating in this event. This was organized to promote afforestation
as we are cutting the plants at the cost of the nature. बच्चे समझ में आया किस तरह से आप फर्स्ट पैराग्राफ इसको फ्रेम कर सकते हैं? सेकंड पैराग्राफ में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, और थर्ड पैराग्राफ में जब आप मैगजीन रिपोर्ट की बात करते हैं तो आप इवेंट को क्लोज करते हैं. इवेंट को कैसे क्लोज करते हैं? एट द एंड द चीफ गेस्ट गेव द क्लोजिंग स्पीच. एंड में चीफ गेस्ट जो थे उन्होंने क्लोजिंग स्पीच दी. Our principal sir gave special thanks to the chief guest. The participants were also served with refreshment, and all the participants were provided with participation certificate. It was one of the best event I have ever attended in my life. Make it common. ये आप किसी भी मैगजीन रिपोर्ट के लिए, स्कूल मैगजीन रिपोर्ट के लिए यूज में ले सकते हैं. Is it clear, class? Class, is it clear? Class, I want you Yes, to sir. respond. यस सर. Yes. ठीक है. ये दिस इज योर एडिटिंग. आई विल बी शेयरिंग इट विद यू, मगर एक बारी मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा. सी, इट हैज़ टू बी डन इन द पास्ट टेंस, राइट? एडिटिंग जब भी आप करेंगे, यू हैव टू कॉपी पेस्ट दिस पैसेज, एंड while after copying you need to replace the wrong words. जैसे यहाँ पे wrong word क्या है? his wife. wrong word with the correct form of word, और उसको अंडरलाइन करेंगे. और जब आप ये पैसेज कर लेंगे, wrong word को right word के साथ रिप्लेस करने के बाद, then you will be mentioning नीचे in this way. बच्चे, दिस इज द राइट वे टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन. अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली लूज योर 8 प्रीशियस मार्क्स. इज इट क्लियर क्लास? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके. गोइंग. यस बच्चे. सर जो एडिटिंग आपने बताई, हाँ जी सर बच्चे. उसमें पूरा वाइफ और वॉज वेरी लिखा था, हम सिर्फ वॉज और आफ्टर नहीं लिख सकते? कहाँ पे बच्चे? सर जो ये लास्ट में था लास्ट कहाँ पे? सर, ये जो है ना, वाइफ वॉज वेरी एंड अराइव्ड आफ्टर. मैम सर हम वॉज एंड आफ्टर नहीं लिख सकते करेक्ट इनकरेक्ट करके? विच लाइन यू आर टॉकिंग अबाउट? सर ये करेक्ट और इनकरेक्ट लास्ट में दिए हैं ना सर, ये पूरी लाइन लिखी है ना, वाइफ वॉज वेरी एंड आफ्टर अराइव्ड आफ्टर. ये वाला लाइन, दिस वन. सर इससे नीचे जो लास्ट में ना, एनी चांस ऑफ कंप्लेंट ऑफ एनीबॉडी, ये? उसके नीचे ना ए हाँ हाँ. वाले, सर उसमें पूरा लिखा है ना, वाइफ वाज वेरी. सर ये ऐसे फॉर्मेट है कि सिर्फ वॉज और आफ्टर भी लिख सकते हैं हम? नहीं बेटा, you have to rewrite the paragraph. This is a guideline which is given by JK board only. You have to rewrite the paragraph by replacing incorrect word with the correct words. तो सर जैसे मैम ने बताया ना, सर उन्होंने कहा, मैम ने बोला आपने एक जगह जो करेक्ट है वो लिखो, एक जगह जो सिर्फ इनकरेक्ट है आपने वैसे ही करने. नहीं बच्चे, मेरी मैम से बात हुई है, और आई हैव चेक्ड ए पेपर जो मैंने चेक किया आपके साथ. मैंने आपके साथ वीडियो में भी वो पेपर शेयर किया है, और मैम ने भी क्लास में ये बताया है कि आपको पैराग्राफ रीराइट करना है, इनकरेक्ट को करेक्ट वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, और उसको अंडरलाइन करना है. दिस इज द राइट वे. मैम कैसे बता सकती हैं गलत, जबकि जेके बोर्ड की गाइडलाइन नहीं है बच्चे. गॉट इट? यस सर. ओके. यस सर. प्लीज ध्यान से सुनिए, आपको ये पैराग्राफ रीराइट करना है, ठीक है? जो इनकरेक्ट वर्ड है उनकी जगह करेक्ट वर्ड लिखने हैं, और इस तरह से अंडरलाइन करना है, और नीचे फिर से ये शो करने हैं. आपकी क्लास का आज इंग्लिश का पेपर था. आई हैव डिस्कस वन आंसर शीट फ्रॉम योर क्लास. एक बारी वो वीडियो देखें, उस बच्ची ने भी इसी तरह से की है, और यही राइट फॉर्मेट है. अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, देन यू विल बी डेफिनेटली लूजिंग योर 8 मार्क्स. ठीक है बच्चे? ओके. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ सेक्शन ए. सेक्शन ए में यू नीड टू गो विद दी नोट मेकिंग. नोट मेकिंग सबसे पहले हम नोट मेकिंग में हेडिंग देंगे,
उसके बाद नोट्स लिखेंगे। नोट्स लिखने के बाद यू विल बी गिविंग सब हेडिंग। सब हेडिंग के इंडिविजुअल सब पॉइंट होंगे, जैसे कि आपने सब हेडिंग 1 नंबर किया 1, सब पॉइंट 1 क्या होगा 1.1, सब पॉइंट 2 क्या होगा 1.2, सेकेंड सब हेडिंग क्या है 2, और सब पॉइंट 1 क्या होगा 2.1। सनी, यू वांट टू से समथिंग? सर ये जो नोट्स बनेंगे सर, ये हमने कितने बनाने मतलब? बेटा नोट्स में क्या होता है कि जो सब हेडिंग है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए, सब पॉइंट्स भी मिनिमम 4 होने चाहिए। अगर किसी सब हेडिंग के पॉइंट 2 ही बनते हैं तो यू कैन गो विद द 2, मगर हमने कोशिश करनी कि मिनिमम हमारे 4 पॉइंट्स होने चाहिए, और एब्रीवेशन जो हम बनाएंगे वो भी 5 बनाएंगे मिनिमम। तो जो हम एब्रीविएशन बनाएंगे ना सर, वो हम जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें हम सर यूज करनी है? बेटा ये एब्रीवेशन बॉक्स है ना, ये नोट्स में मैंने एब्रीवेशन यूज की है, और एब्रीवेशन को यूज करके उसको अंडरलाइन भी करना है। अगर आप नोट मेकिंग में एब्रीवेशन नहीं यूज कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है बच्चे। सी, ये हमने नोट्स बनाए, मैं आपको बताता हूं। सब हेडिंग्स, एक सब हेडिंग, ठीक है, 2 सब हेडिंग सेकेंड वाली, 3 सब हेडिंग और 4 सब हेडिंग। 4 सब हेडिंग होगी, और हर एक सब हेडिंग के कितने पॉइंट्स हैं? अब पहली वाली के मेरे से 2 ही बने, तो सब पॉइंट 1, 1.1, 1.2। सेकेंड वाले की भी 2 बने, 2.1, 2.2। थर्ड वाले के 4 बने, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। फोर्थ वाले के भी 4 सब पॉइंट बने, तो हम उसको कैसे नंबरिंग करेंगे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। और मिनिमम एब्रीवेशंस कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें आदत है एंड को इस तरह से लिखने की। अगर आप एंड को सिंबल में नोट मेकिंग में लिखते हैं और आप इसे बॉक्स में शो नहीं करते, इट इज रॉन्ग। आप अगर एब्रीवेशन को यूज कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर आपका एब्रीवेशन बॉक्स में आना चाहिए, और बॉक्स को आप पेन और स्केल से बनाएंगे इसी तरह से जिस तरह से मैंने बनाया है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब कोई डाउट है बच्चे? ओके। उसके बाद मैम ने आपको बोला है कि एक फ्रेश शीट से समरी स्टार्ट करेंगे। समरी को आप टाइटल देंगे, जो नोट मेकिंग का टाइटल है और समरी का टाइटल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। गॉट इट? आपकी समरी जो है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, और समरी जो है वो मिनिमम 80 वर्ड्स की होती है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। जब आप आंसर द फॉलोइंग करेंगे, है ना, आप अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास सपोज एक क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ऑप्शंस हैं बच्चे, आपको आंसर जब करना है तो आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में यू आर नॉट अलाउड टू राइट दी ऑप्शन, आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखिए और उसका नीचे सीधा आंसर लिख दीजिए। आप डी, ए, बी में आंसर नहीं कर सकते, आपको डी के आगे पूरा स्टेटमेंट लिखना है एज एन आंसर। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, यू विल लूज योर मार्क्स, 10 नंबर चले जाएंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन भी लिखना है और उसका आंसर भी देना है। इज इट क्लियर क्लास? इज इट क्लियर? यस। The answering pattern of section is clear to everyone? यस सर। आज के पेपर डिस्कशन में किसी को कोई डाउट? बच्चे फील फ्री टू आस्क योर डाउट। बच्चे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर जैसे हमने जो नोट्स, बोलो बच्चे। सर जो नोट्स बनाए, अगर सर हमने मतलब सर जैसे हमने नोट्स बनाए ना सर, उससे हमारी जो की एब्रीविएशन है वो नहीं बन रही। तो सर जो हमने पैराग्राफ में सर कुछ वर्ड्स ने जो हमने मतलब उनके नोट्स नहीं हमारे बने, तो उनकी एब्रीविएशन बन रही है। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एब्रीविएशन, आप सही कह रहे हो कि एब्रीविएशन नहीं बनती। उसका क्या करते हैं, हमने एक प्रोमिनेंट वर्ड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल फाइटिंग, ठीक है, हमारा वर्ड आ गया यहाँ पे फाइटिंग,
फॉर एग्जाम्पल FIGHTING। मैं आपको एक रूल बताता हूँ, आपने क्या करना है, वॉवल्स क्या होते हैं बच्चे, सानिया वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं A E I O U, है ना। आपने वर्ड में से वॉवल्स ही हटा देनी है, जैसे FGHTNG, ये आपकी एब्रीविएशन बन गई। गॉट इट? मगर एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड एलिफेंट। अब एलिफेंट किससे शुरू हो रहा है? वॉवल से। अगर वॉवल पहला लेटर हो या लास्ट का लेटर हो तो वॉवल नहीं हटाएंगे। इसका एब्रीविएशन कैसे बनेगा? ELPHNT, H ये N है, NT। गॉट इट? यस। अब देयर इज अ वर्ड कन्वेंशंस, इसका एब्रीविएशन क्या बनेगा? CNVNTNS। समझ आई बेटा? यस सर। ओके बच्चे, कोई और डाउट आपको आज के सेक्शन में तो प्लीज आस्क मी। सर हमें पेपर में नोटिस नहीं आता, नोटिस राइटिंग। बेटा आपको यहाँ पोस्टर या एडवर्टीजमेंट में ऑप्शन आता है, या एडवर्टीजमेंट और नोटिस में ऑप्शन आता है, या नोटिस और पोस्टर में ऑप्शन आता है। गॉट इट बच्चे? यस सर। और कोई डाउट? इज देयर एनी अदर डाउट? नो सर। क्लियर? फिर भी कोई डाउट होगा प्लीज राइट इट डाउन, यू कैन आस्क मी एंड डेफिनेटली आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स, isn't it? I wish you a nice day ahead. Thank you and have a nice day.